मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पॉलिटिक्स के क्लासे के अंतर्गत हम आज की क्लास के अंतर्गत जो है भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में तिलक के संदर्भ में बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक जो है राष्ट्रवादी और शिक्षक, इसके अलावा समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुख रूप से हम 3 युगों में बांटते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांट सकते हैं? 3 युगों में। 3 युगों में सबसे पहले हम जो है कि कांग्रेस की स्थापना से कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। तो 28 दिसंबर 1885 से लेकर के और 1905 तक। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, इस युग को उदारवादी, कौन सा युग कहा जाता है? उदारवादी या उदार राष्ट्रवादी युग कहा जाता है। राष्ट्रवादी, उदारवादी राष्ट्रवादी युग इसको कहा जाता है। इसका जो काल है 1885 से लेकर के और 1905 तक। इसके बाद में दूसरा जो युग है कि 1906 से लेकर के और 1919 तक। ठीक है, 1906 से लेकर के 1919 तक। इस युग को क्या कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादी युग। कौन सा युग कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवादी युग। और उसके बाद में भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो जाता है। तो 1920 से लेकर के 1947 तक, यानी आज़ादी के समय तक के युग को जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कौन से युग के नाम से? गांधी युग। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक के समय में भी जो है भारत पर जो है ब्रिटिश शासन था। कौन सा शासन था? ब्रिटिश शासन। और ब्रिटिश शासन के संदर्भ में आप जानते हैं कि जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ में जो है और भी यूरोपियन शक्तियाँ व्यापार करना चाहती थी। डच भी आए थे, हुण भी आए थे और पुर्तगाली भी आए थे, यूरोपियन ताकतें भी आई थी। लेकिन उसमें जो भारत के साथ में व्यापार करने का जो एकाधिकार में जिसने सफलता प्राप्त की वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त की। किसने प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सभी को जो है पराजित करके इसने भगा दिया। और भारत पर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या की गई? स्थापना की गई। भारत में क्या की गई? स्थापना की गई। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी का मुख्य काम क्या था? भारत के साथ में व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे जो है कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ कर दिया था। किसका खेल प्रारंभ कर दिया था? शक्ति राजनीति का। और शक्ति राजनीति के माध्यम से जो है कि धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में कंपनी ने जो है शक्ति राजनीति प्रारंभ कर दी। और धीरे धीरे भारतीय जनता के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाने लगा। तो जो है कंपनी ने अपने प्रारंभिक जो है 100 वर्षों में इस प्रकार की पॉलिसी अपनाई, इस प्रकार की नीतियां अपनाई। उन नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारतीय जनता को कंपनी का क्या बना दिया? घोर विरोधी बना दिया गया। क्योंकि कंपनी का जो मुख्य जो काम था भारत का आर्थिक रूप से क्या करना था? शोषण करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चल कर के थोड़ा सा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान और जो ब्रिटिश शासन है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसका युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। और जो प्लासी का युद्ध हुआ ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्से अंग्रेज यानी कंपनी, ठीक है। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसने नवाब के साथ में क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों कि जब एक शासक का, राजा का जो सेनापति है वो ही शत्रु सेना से जा मिला तो निश्चित रूप में उसकी हार होना क्या था, तय था। ऐसा ही हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या होती हैं, हार होती हैं, और अंग्रेज़ों की क्या होती हैं, जीत होती हैं। तो सबसे पहले जो है कंपनी के द्वारा बंगाल पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में एक छत्र जो है शासन स्थापित कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए प्लासी के युद्ध को भारत में अंग्रेज़ों के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है, प्लासी के युद्ध को। अब क्या होता है कि इसके बाद में, प्लासी के युद्ध के बाद में और 1757 का जो ठीक उसके 100 वर्षों के बाद जो है 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। कब की, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति यानी जब हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखते हैं तो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण जो है कारण रहे हैं, बहुत सारे कारक थे, जिसमें 1857 की क्रांति ने भी महत्वपूर्ण जो है क्या निभाई, भूमिका निभाई। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनरली जो राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी जो कारक थे, जिसमें एक तो अंग्रेज़ों की शोषण की नीति, कंपनी की शोषण की नीति, भारत में जो है आर्थिक साधनों का दोहन, इसके अलावा जो है देसी साहित्य का विकास हो गया था, यातायात और संचार के साधनों का विकास, इसके अलावा 1857 की क्रांति, और जो है और भी हम बात करें तो महत्वपूर्ण रूपों में कि लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। तो बहुत सारे जो है इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न उन्होंने कर दी थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसके कारण से धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है। तो 1857 की क्रांति का भी जो है महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, योगदान माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे जिनके कारणों से वह क्या रही, सफल नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रवाद में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बहुत सारे जैसे कारण कि क्रांति का समय से पहले प्रारंभ हो जाना, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार का न होना, अंग्रेज़ों की तुलना में भारतीयों के पास में हथियारों का कम होना, कुछ देसी नरेशों का ब्रिटिश सरकार के साथ में, या ये कहें कि अंग्रेज़ों के कंपनी के साथ में मिल जाना, तो ये ऐसे कारण थे। लेकिन 1857 की क्रांति ने भारत के राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण क्या दिया, योगदान दिया। डियर स्टूडेंट्स, आगे चल कर के जो है कि 28 दिसंबर 1885 को भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस जो उस समय थी वो एक राजनीतिक मंच के रूप में, किसके रूप में, कांग्रेस की स्थापना राजनीतिक संस्था कहें या राजनीतिक मंच के रूप में, ठीक है। और कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई, कांग्रेस की स्थापना ओ होम के द्वारा, ब्रिटिश सिविल अधिकारी था A.O. होम, एलन ऑक्टेवियन होम। इनका मानना था कि भारतीय जनता की आवाज़ के बारे में जो है क्या लगाना था, पता लगाना था कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए, एक ऐसी राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाए जिससे भारतीय जनता की आवाज़ का पता चल सके और उसको दबा दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, अभयद्वीप के रूप में भी जो है ये साबित हुई। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश राज को कब्र में दफन कर दिया। A.O. होम ब्रिटेन जाता है और वहाँ पे जो है लॉर्ड डफरिन के समक्ष उसने और लॉर्ड डलहौजी से विचार विमर्श करने के बाद में कांग्रेस की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो पुणे में रखा गया, पूना में। लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण से इसका प्रथम अधिवेशन वहाँ पे न हो करके, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ, ठीक है। तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था और व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 28 दिसंबर 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस में जो वर्चस्व रहा वो उदारवादी नेताओं का रहा। किसका रहा, उदारवादी नेताओं का। और जो उदारवादी जो नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये ऐसे जो नेता थे ये उदारवादी नेता थे,
प्रिय विद्यार्थियों, उदारवाद का मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी नहीं थे, राष्ट्रवादी थे, लेकिन इनकी नीतियां लचीली होने के कारण से जो है इनको नरम दल के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जनरली जो है जैसे ब्रिटिश शासन के जो है राजभक्त थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, भारत में कार्मिक सुधारों का जो है इन्होंने समर्थन किया, और इसके अलावा ब्रिटिश शासन को भारतीय हित में समझते थे और अपनी जो मांगे हैं वो प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं के माध्यम से मनवाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है इनको उदारवादी नेता या नरम दल के नेताओं के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 1885 से लेकर के और 1905 का जो काल है लगभग 20 वर्षों का हो चुका था, और इस दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय हित में कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है उदारवाद की असफलता हो रही थी, और असफलता के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारत में एक ऐसे वर्ग का उदय होता है, एक ऐसे जो है जो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत हैं, और मुख्य रूप से हम ये कहें कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का शंखवाद हुआ, और उग्र राष्ट्रवाद का जो शंखनाद है उसमें प्रमुख रूप से एक तो जो है महाराष्ट्र, कौन, महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भारत में उग्र राष्ट्रवाद का शंखनाद किया। और इसके अलावा पंजाब में विपिन चंद्र पाल, पंजाब में कौन थे, विपिन चंद्र पाल, और पंजाब में कौन थे, लाला लाजपत राय। पंजाब में कौन आते हैं, विद्यार्थियों, पंजाब में थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल में विपिन चंद्र पाल, बंगाल में थे विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भारत में जो है उग्र राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन होता है, और मोस्टली रूप में उग्र राष्ट्रवाद की त्रिमूर्तियों के नाम से, इनको किसके नाम से जाना जाता है, त्रिमूर्तियों के नाम से, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद की क्या थे, त्रिमूर्तियां, उग्र राष्ट्रवाद, यानी इनको जो कहा जाता है वो गरम दल के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है, गरम दल के नेता, ठीक है। तो विद्यार्थियों, बाल गंगाधर जो तिलक थे वो उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख जो है प्रेरणा इनको माना जाता है, और इनका जो जन्म हुआ, बाल गंगाधर तिलक का जन्म, इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 को। कब होता है जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र के रतनगिरी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। और जो है इनके जो जन्म का नाम था वो केशव राव था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जन्म का जो नाम था वो क्या था, केशव राय, केशव क्या नाम था, केशव जो है राव था, क्या था, केशव राय। बचपन का इनका जो नाम था वो क्या था, केशव राव था, और बचपन में इनको बलवंत राय के नाम से भी पुकारा जाता था। लाड प्यार से इनको बाल कहा जाता था, ठीक है। और लोकमान्य की जो इनको जो उपाधि मिली वो जो है लोकमान्य जनमानस के द्वारा जो है, जनता के द्वारा इनको जो है लोकमान्य की क्या दी गई, जो है उपाधि दी गई। और ये कहा जाता है कि इनको जनता से मिला हुआ और इनकी सेवाओं का सबसे बड़ा क्या था, पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार, लोकमान्य। तो इनका पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है कि बाल गंगाधर तिलक प्रमुख उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे, और जिस समय भारतीय जनता घोर निराशा में डूबी हुई थी, उस समय भारतीय जनता को निराशा के भाव से निकालने के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने
एक नारा दिया प्रेरणास्पद कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब ये था कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय जनता को निराशा से निकालने के लिए उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कि स्वराज्य हम सबका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और अंततः हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब था कि स्वराज्य हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इनके पिता का जो नाम था वो था रामचंद्र तिलक। बाल गंगाधर तिलक के जो पिता थे कौन थे, रामचंद्र तिलक थे। ठीक है, ये क्या थे, पिता, और जो कि एक अध्यापक थे जिन्हें संस्कृत का उच्च कोटि का क्या था, ज्ञान था। और जो है कि इनकी जो माता थी, माता का नाम जो था वो पार्वती बाई था। तिलक की माता का नाम क्या था, पार्वती बाई। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों कि तिलक की शिक्षा रत्नगिरी से जो है शुरुआत होती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, रत्नगिरी से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, रत्नगिरी से। और जो है 10 वर्ष की आयु में पूना में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना इन्होंने क्या कि शुरू की। और तिलक की संस्कृत, गणित और व्याकरण का इन्होंने अपने पिता से जो है क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तिलक एक कुशाग्र बुद्धि के थे। कैसे थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली जो हैं, एक व्यक्तित्व के जो है प्रमुख रूप से ये धनी थे। और जो है इन्होंने कालिदास की बहुभूति, दंडी, भारवी रचनाओं का सामान्य परिचय जो है इन्होंने क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो तिलक की जो है कि 10 वर्ष के थे जबकि इनकी माता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। जब बाल गंगाधर तिलक 10 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनके पिता प्राय दौरे पर रहते थे। तो अतः इनका पालन और जो पोषण है इनके चाचा चाची गोविंद राव तिलक और उनके जो पत्नी थी उन्होंने किया। तिलक ने 16 वर्ष की आयु में सन 1872 में बम्बई विश्वविद्यालय से, कब, 1872 में बम्बई विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं की परीक्षा पास की और 1873 में दक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। इसके अलावा जो है कि 1879 में इन्होंने LLB की उपाधि प्राप्त की। LLB की उपाधि जो है कब प्राप्त की, 1879 में। ठीक है, किसकी उपाधि प्राप्त की, LLB। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक वकालत की डिग्री जो होती है LLB उन्होंने जो है क्या की, प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में ये बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि तिलक एक स्पष्टवादी थे। कैसे व्यक्ति थे, स्पष्टवादी थे। और स्पष्टवादिता के कारण ही जो है कॉलेज के इनके जो साथी थे इन्हें मिस्टर ब्लंट कहते थे। मुफट, ब्लंट किसे कहा जाता है, मुफट को। वे इतने स्पष्टवादी थे कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में मृदु शब्दों का प्रयोग करना उनको स्वीकार नहीं था। ठीक है, मृदु कैसे, यानी मीठे जो है। उन्हें शैतान भी कहा जाता था। इसका कोई अनुमान नहीं होता था कि वे कब और किस कारण जो है आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में तिलक की मैत्री जो मित्रता होती है वो प्रसिद्ध जो समाज सुधारक है, प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर, कौन कौन, एक तो आगरकर वह विष्णु शास्त्री से होती है। किससे होती है, आगरकर व विष्णु शास्त्री से इनकी जो है मित्रता होती है। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से हुई और विश्वविद्यालय छोड़ने से पहले ही इन्होंने अपना जो सार्वजनिक अपना जो जीवन है वो सार्वजनिक सेवा में लगाने और आत्मसात करने का इन्होंने क्या ले लिया, व्रत ले लिया। ठीक है, क्या लगाने में, सार्वजनिक जीवन में
सार्वजनिक जीवन एक व्यक्ति अपने निजी जीवन के लिए जीता है, स्वयं के लिए, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, वो सार्वजनिक जीवन होता है। सार्वजनिक जीवन जो समाज सेवा के लिए, संपूर्ण देश की सेवा के लिए जो अर्पित कर देता है, उसको हम सार्वजनिक जीवन बोलते हैं। तो तिलक ने अपने जीवन के 40 वर्ष, तिलक ने अपने जीवन के 40 वर्ष यानी 1890 से और 1920 तक, 1890 से 1920 तक इन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो सार्वजनिक जीवन जिया। ठीक है, सार्वजनिक जीवन। डियर स्टूडेंट्स, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो 1890 से लेकर के और 1920 तक इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में अपना संपूर्ण जो जीवन है वो इन्होंने बिताया। ये एक महान जो है एजुकेटर थे, शिक्षा शास्त्री थे, और जो है 1880 में, ध्यान रखना, 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। न्यू इंग्लिश स्कूल की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। ठीक है, कब की गई, 1880 में। और जो है बाद में 20 नवंबर 1884 को यही जो स्कूल था वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में विकसित हो गया। इसके रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में क्या हुआ, के रूप में विकसित हुआ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में क्या हुआ, विकसित हुआ। ठीक है, सामान्य अभी हम परिचय की बात कर रहे हैं, जनरली कि कौन कौन सी जो है संस्थाओं की जो है स्थापना की गई। तो 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने क्या की, स्थापना की। और बाद में जो है कि 20 नवंबर 1884 को, 20 नवंबर 1884 को ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से क्या हुआ, विकसित हुआ। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही समर्थ विद्यालय की भी स्थापना की गई। ठीक है, कौन से विद्यालय की, समर्थ विद्यालय की स्थापना की गई। डियर स्टूडेंट, तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का जो माध्यम था वो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय लिपि थी। उनके लिए हिंदी राष्ट्रभाषा थी और देवनागरी जो है वो राष्ट्रीय लिपि थी। इनका मानना था कि राष्ट्रभाषा के माध्यम से प्रदान की गई शिक्षा सहज और सरल भाव से क्या की जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है। इसमें भावात्मक क्या होती हैं, एकता होती है। क्या होती हैं, भावात्मक एकता होती हैं। और जो है तिलक के शब्दों में अगर हम बात करें कि राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता की, इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता की जो है जबरदस्त शक्ति होती है, जबरदस्त शक्ति होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता की जो भावना होती है वो एकता की जो भावना होती है वो क्या होती है, एक जबरदस्त शक्ति के रूप में होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे एक साहसी पत्रकार भी थे। क्या थे, साहसी, निर्भीक और निडर क्या थे, पत्रकार थे। ठीक है, साहसी और निडर क्या थे, पत्रकार थे। और अपने व्यवसाय को पत्रकार और लेखन का व्यवसाय ये जो है कहते थे। ठीक है, मराठा और केसरी का जो तिलक का जो संबंध है वो 1881 से और 1920 तक जो है इनका रहा। तो 1891 से तिलक इन समाचार पत्रों के स्वामी बन गए। इनके दो प्रमुख समाचार पत्र आपको ध्यान रखना है, एक तो केसरी नामक समाचार पत्र और दूसरा कौन सा लिखा, मराठा। ठीक है,
एक केसरी और एक मराठा, 2 समाचार पत्र इनके द्वारा जो है लिखे गए और तिलक के विचारों की अभिव्यक्ति, प्रचार और प्रसार का जो है प्रमुख रूप से क्या थे, साधन थे। समाचार पत्रों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने और जन जागरण की दिशा में जो है महत्वपूर्ण क्या दिया, योगदान दिया। तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय में इन 2 समाचार पत्रों का भी प्रमुख क्या माना जाता है, योगदान माना जाता है। हालांकि जो है 1908 में कब एक तो 1908 में जो है राष्ट्रमत, 1908 में राष्ट्रमत और इसके अलावा 1920 में डेमोक्रेट, 1920 में डेमोक्रेट, एक राष्ट्रमत और एक डेमोक्रेट जो है जैसे पत्रों को भी इन्होंने शुरू किया परंतु ये लोकप्रिय नहीं बन सके। ठीक है, तो एक पत्रकार के रूप में जो है तिलक इस बात पर प्रमुख रूप से बल देते थे कि सूचना और जो है एक तो सूचना और खबरें सदैव जो है सत्य होनी चाहिए, इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं हो। तिलक की शैली सीधी, सरल और स्पष्ट होती थी। इसके अलावा इनके समाचार पत्रों में अन्याय, अत्याचार और दमन पर जो है क्या होता था, प्रहार होता था। प्रिय विद्यार्थियों, जो है कि समाचार पत्र जो है राष्ट्रीय जन जागरण में महत्वपूर्ण क्या निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये कहें कि जो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो एक उत्कृष्ट कोटि के जो हैं क्या थे, तर्कशास्त्री भी थे। ठीक है, इन्होंने जो है उत्कृष्ट कोटि का जो है प्रमुख रूप से क्या थे, एक तर्कशास्त्री थे, एक विद्वान, विचारक और दार्शनिक के रूप में भी थे कि उन्हें कानून, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, राजनीति और अर्थशास्त्र का महत्व जो है इनको क्या था, गहरा ज्ञान था। इसके अलावा पाली, फ्रेंच और जर्मन भाषा का इन्होंने मांडले जेल में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इनकी अद्भुत जो स्मरण जो शक्ति थी वो क्या थी, अद्भुत थी। ठीक है, एक दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व के धनी थे, जिसमें ये कहें कि तिलक के चरित्र की अद्वितीय और महत्वपूर्ण जो आश्चर्यजनक विशेषता थी कि वे कठिनाइयों और संकटों और निंदा के बीच में भी जो है अपना आत्म संयम, मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रख सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, संघर्ष में और कठिनाइयों में, समस्याओं में वो जो है विचलित नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे, विचलित नहीं होते थे, तथा धैर्यपूर्वक और विस्मृत शोध पत्र में अपना मस्तिष्क क्या कर लेते थे, केंद्रित कर लेते। उदाहरण तो उनकी जो प्रथम कृति थी, अब हम कृतियों की बात करते हैं, रचनाओं की बात, तो इनकी कृतियों में एक तो आता है ओरियन। कौन सी रचना, ओरियन, ये इनकी कृति थी। और दूसरी कृति की हम बात करें तो जो है द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, इनकी दूसरी कृति ये थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो कृति थी वो थी गीता रहस्य। क्या थी, गीता रहस्य। ठीक है, तो ये इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं। कौन कौन सी, ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास और एक गीता रहस्य। ठीक है, कर्मयोगी थे, मुख्य रूप से कर्मों में विश्वास रखते थे और जो है तिलक एक धैर्यवान व्यक्ति भी थे। कैसे थे, एक धैर्यवान व्यक्ति थे। मांडले बंदी गृह में जेल में 7 जून 1912 के तार द्वारा जब इन्हें ज्ञात हुआ कि इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो इनका कहना था कि मैं अपने दुर्भाग्यों को शांतिपूर्वक सहन कर लेने का क्या हूँ, आदी हूँ। ठीक है, और जो है विपत्ति में हमें अधिक आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये इन्होंने जो है मोस्टली रूप में जो है प्रेरक जो है इन्होंने बात की और वेदास में सिद्ध किया कि आर्यों का आदि स्थान काकेकस पहाड़ नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव का दैदीप्यमान प्रदेश था। ठीक है,
इसके अलावा ये एक उदार जो है परंपरावादी थे। तिलक न तो धर्मांध थे और न ही जो है प्रतिक्रियावादी और न ही विध्वंसक थे। सामाजिक प्रश्नों पर उनका दृष्टिकोण उदार और कैसा हुआ करता था, समन्वयवादी हुआ करता था। प्रिय विद्यार्थियों, एक व्यवहारिक समाज सुधारक थे, एक मानवतावादी, अकाल और प्लेग पीड़ितों के प्रमुख रूप से ये क्या थे, सहायक थे। इसके अलावा एक संगठनकर्ता भी थे। क्या थे, एक संगठनकर्ता। प्रिय विद्यार्थियों, ये इन्होंने एक तो 1893 में 1893 में कब, 1893 में गणपति उत्सव, कौन सा उत्सव, गणपति उत्सव। ध्यान रखना विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में दो प्रमुख उत्सव, जो एक तो गणपति उत्सव और 1896 से शिवाजी उत्सव। कौन सा उत्सव, शिवाजी उत्सव। ये दो उत्सव जो प्रारंभ किए गए थे, ये बाल गंगाधर तिलक से जो है इन्होंने प्रारंभ किए और सार्वजनिक रूप से मनाए जाने लगे। तिलक ने इन सार्वजनिक समारोह का प्रयोग लोगों में प्रमुख रूप से जो है सामूहिक भावना, सामूहिक चेतना और राजनीतिक संगठन और शक्ति को जागृत करने के रूप में जो है इन दो उत्सव को सार्वजनिक रूप से जो है ये मनाए जाने लगे। तो दो उत्सव इन्होंने जो है प्रारंभ किए। वीर पूजा के प्रमुख रूप से क्या थे, ये उपासक थे। किसके उपासक थे, वीर पूजा के। कि तिलक को वीरों के प्रति जो है अत्यंत लगाव था, गहरा लगाव था। और शिवाजी इनके राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। कौन थे, शिवाजी। ठीक है, शिवाजी इनके राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्रोत थे। इसलिए शिवाजी के नाम में निहित शक्ति का उपयोग भारत की सोई हुई जनता को जगाने और जनमत का निर्माण करने और राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए किया। इसके अलावा एक राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय जो एकता थे उसके प्रबल इनको क्या माना जाता है, समर्थक। हिंदू मुस्लिम एकता का इन्होंने जो है संदेश दिया और जो है एक स्वराज्यवादी के रूप में कि इनके जीवन का जो चरम जो लक्ष्य था वो क्या था, स्वराज्य था। एक आंदोलनकारी के रूप में थे और जो है इसके अलावा एक जो है हम ये कहें कि इन्होंने जो है होम रूल की भी जो है स्थापना की। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। ठीक है, जो एनी बेसेंट जी के साथ में मिलकर के क्या किया, कार्य किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने सामान्य रूप से बाल गंगाधर तिलक जी का जो है जीवन परिचय और इनके द्वारा जो है प्रमुख रूप से दो समाचार पत्र और दो उत्सव जो महाराष्ट्र में इनके द्वारा मनाए गए जो है वो हमने मुख्य बातें की। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम बाल गंगाधर तिलक के जो प्रमुख जो राजनीतिक विचार हैं उन विचारों पर हम प्रकाश डालेंगे, उन विचारों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।